गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो को मैंने T20 क्रिकेट मैच की तरह रखा हुआ है। दोस्तों अब हम लोग केवल 20 क्वेश्चंस के इसमें सेट करेंगे, जो कि MCQ क्वेश्चंस होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। जो कि अगर आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, UPSC, BPSC, रेलवे, डिफेंस, तो उस परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है: ए परमाणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी फोटॉन। सही जवाब ऑप्शन डी फोटॉन। दोस्तों प्रकाश के छोटे छोटे कणों को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। फोटॉन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के सबसे छोटे संभव कण होते हैं। ये प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। फोटॉन में कोई आवेश भी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आपके ऑप्शन है: अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, सी प्रगामी, डी तीव्र। सही जवाब ऑप्शन ए अनुप्रस्थ। दोस्तों प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगों में कणों की गति तरंग के प्रसार के लंबवत होती है। प्रकाश तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत प्रसारित होते हैं। प्रकाश तरंगों का वेग 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश तरंगों को यात्रा करने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है और प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश तरंगें किस तरह की तरंगें होती हैं, तो आप उसमें ऑप्शन देंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अगर होंगी तो उसको मार्क कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है: ए स्नेल, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी यंग। सही जवाब ऑप्शन सी मैक्सवेल। दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने की थी। उन्होंने साल 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्सवेल ने यह माना था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। उन्होंने गणनाओं के जरिए ये साबित भी किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो है 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रश्न नंबर 4, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है: ए इस्पात के, बी नर्म लोहे के, सी तांबे के, डी चांदी के। सही जवाब ऑप्शन बी नर्म लोहे के। दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट और कुछ विरल मृदा धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ पदार्थों के बारे में अगर आप बात करें तो स्टील जो है, स्टील लोहे की मिश्र धातु है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है। इसका इस्तेमाल अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ एल्निको जो है एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट की मिश्र धातु है। एल्निको चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट प्रतिशत अधिक होता है, लेकिन जो अस्थायी चुंबक है वो नर्म लोहे का ही बनता है, ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। आपके ऑप्शन है: ए गॉस, बी वेबर, सी हेनरी, डी टेस्ला। सही जवाब ऑप्शन डी टेस्ला। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। इसे टी से दर्शाया जाता है। यह महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। 1 टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस प्रणाली में इकाई गाउस होती है। देखिए सीजीएस जो प्रणाली है उसकी इकाई होती है गाउस। गाउस जो है नंबर ए जो कि इसमें ऑप्शन में दिया ना गॉस, उसी को गाउस कहते हैं। 1 टेस्ला 10,000 गाउस के बराबर होता है। यानी सीजीएस प्रणाली में इसका जो मात्रक होता है वो गाउस होता है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है।
प्रश्न नंबर 6, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है ए सबसोनिक, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक, सी सुपरसोनिक, डी इंफ्रासोनिक। सही जवाब ऑप्शन ए सबसोनिक। दोस्तों, एक चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो होती है अल्ट्रासोनिक होती है, जिसको हम हिंदी में पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। पराश्रव्य तरंगों का जो उपयोग होता है वो संकेत भेजने के लिए होता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है, कपड़े, हवाई जहाज और घड़ियों की मशीनरी भागों की सफाई के लिए होता है, कारखानों की चिमनी से दीपक गोली निकालने के लिए होता है, एक द्रव के बंधीकरण में या अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। जैसे अल्ट्रासाउंड हम लोग कराते हैं तो ये पराश्रव्य तरंगों के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 7, सौर कुकर में किस प्रकार का दर्पण उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त होगा? आपके ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों, सौर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। यह एक अभिसारी दर्पण होता है। अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित करता है। इससे सौर कुकर का तापमान तेजी से बढ़ता है। अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली विकिरण को एकल फोकल बिंदु पर प्रतिबिंबित करता है। इससे भोजन जल्दी और अच्छे से पकता है। प्रश्न नंबर 8, प्रकाश का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसमें होता है? आपके ऑप्शन है ए कोलाइडियल विलयन, ऑप्शन बी अम्लीय विलयन, सी इलेक्ट्रोलाइट विलयन, डी क्षारीय विलयन। सही जवाब ऑप्शन ए कोलाइडल विलयन। दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है कोलाइडी विलयन से होता है। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से गुजरती है तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से जब गुजरती है तो इसे टिंडल प्रभाव करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन तब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है और उसमें मौजूद कणों से टकराता है। प्रश्न नंबर 9, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए एम्पियर, बी बैकरेल, सी डेसिबल, डी कोबाल्ट। सही जवाब ऑप्शन बी बैकरेल। दोस्तों, रेडियोधर्मिता को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई पद्धति जो होती है वो बैकरेल है, जिसको हम बीक्यू कहते हैं। इसका नाम हेनरी बैकरेल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। बैकरेल को प्रति सेकंड 1 विघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका गणितीय मान 1 बैकरेल बराबर 1 रेडियोधर्मी 6 प्रति सेकंड यानी 2.703 गुणे 10 पे पावर -11 है। रेडियोधर्मिता को मापने की एक और इकाई है जिसको हम क्यूरी कहते हैं, जिसको CI कहते हैं, जो अमेरिकी इकाई है। क्यूरी एक बड़ी इकाई है, इसलिए रेडियोधर्मिता के परिणाम आमतौर पर पीको क्यूरी में दिखाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? आपके ऑप्शन है वायु का घनत्व, बी वायु का तापमान, सी वायु का दबाव, डी वायु की आर्द्रता। सही जवाब ऑप्शन सी वायु का दबाव। दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग वायु के दबाव पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की चाल माध्यम की भौतिक स्थिति, तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह की दिशा, घनत्व और सांद्रता पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 11, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी अणुओं की संख्या, सी मोलों की संख्या, डी तापमान। सही जवाब ऑप्शन ए ऊर्जा। दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पुनर्कथन है। यह बताता है कि एक पृथक प्रणाली में ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक क्यों होती हैं? आपके ऑप्शन है ए क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि उनके पास मुक्त प्रोटॉन होते हैं, सी क्योंकि उनके पास मुक्त न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही जवाब ऑप्शन ए, क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक नाभिक से कसकर बंधे नहीं होते हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। जब धातु में वोल्टेज लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे धातु में गर्मी और विद्युत प्रवाह होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से विद्युत की धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सतत होता है। प्रश्न नंबर 13, अंडा सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता क्यों है? आपके ऑप्शन है ए, नमक के पानी में अंडे का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, नमक का पानी सामान्य पानी से अधिक घना होता है। ऑप्शन सी, नमक के पानी में अंडे का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन डी, सामान्य पानी नमक के पानी से अधिक घना होता है। सही जवाब ऑप्शन बी, नमक का पानी सामान्य पानी से अधिक घना होता है। दोस्तों, अंडा नमक के घोल यानी खारे पानी में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व ज़्यादा होता है। नमक मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व का मतलब है किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। नमक आयतन में बहुत ज़्यादा बदलाव किए बिना द्रव्यमान बढ़ा देता है। प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक रंग क्या है? आपके ऑप्शन है ए, नीला हरा पीला। ऑप्शन बी, पीला लाल नीला। ऑप्शन सी, लाल नीला हरा। ऑप्शन डी, हरा सफेद काला। सही जवाब ऑप्शन बी, पीला लाल नीला। दोस्तों, प्राथमिक रंग जो होते हैं ये लाल, पीला और नीला होते हैं। ये तीन रंग किसी भी रंग को मिलाकर नहीं बनते हैं, इन्हें मूल माना जाता है और इनसे ही दूसरे रंग बनाए जाते हैं। प्राथमिक रंगों को इटेन के रंग चक्र में केंद्रीय त्रिभुज में दिखाया जाता है। दोस्तों, योगात्मक प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला भी होते हैं। साथ ही घटवात्मक प्राथमिक रंग सियान, मैजेंटा और पीला भी होते हैं। प्रश्न नंबर 15, नेविगेशन में दूरी की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, समुद्री मील। बी, किलोमीटर। सी, प्रकाश वर्ष। डी, यार्ड। सही जवाब ऑप्शन ए, समुद्री मील। दोस्तों, नेविगेशन में दूरी मापने के लिए समुद्री मील का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री मील पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर निर्देशांक पर आधारित होता है। एक समुद्री मील जमीन पर एक मील से थोड़ा ज़्यादा होता है। यह अक्षांश के 1 मिनट के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 16, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? आपके ऑप्शन है यह ऊपर उठता है। ऑप्शन बी, यह उसी स्तर पर रहता है। ऑप्शन सी, थोड़ा नीचे जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, यह ऊपर उठता है। दोस्तों, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। समुद्र के पानी में कई तरह के लवण घुले होते हैं जिससे इसका घनत्व बढ़ जाता है। समुद्र के पानी में जहाज पर ज़्यादा उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल किसी द्रव में आंशिक या पूरी तरह से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। इसी वजह से डूबा हुआ पिंड अपना भार कम करने की कोशिश करता है और हल्का लगता है। प्रश्न नंबर 17, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए, मीटर। बी, वॉट। सी, डायोप्टर। डी, सेकंड। सही जवाब ऑप्शन सी, डायोप्टर। दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर होती है। इसे अक्षर डी से दर्शाया जाता है। एक डायोप्टर 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता को इस तरह से भी बताया जा सकता है, लेंस की क्षमता बराबर 1 बेटा फोकल लंबाई मीटर में। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक ही रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। प्रश्न नंबर 18, वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित ऊष्मा का उपयोग कर सकती है उसे क्या कहते हैं?
आपके ऑप्शन है ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा, डी भूतापीय ऊर्जा। सही जवाब ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों, पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित गर्मी का इस्तेमाल करने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय शब्द ग्रीक भाषा के शब्द जियो यानी पृथ्वी और थर्म यानी गर्मी से मिलकर बना है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की गर्मी से मिलती है। यह एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि पृथ्वी के अंदर लगातार गर्मी पैदा होती रहती है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है? आपके ऑप्शन है ए दबाव, ऑप्शन बी ऊंचाई, सी दूरी, डी वेग। सही जवाब ऑप्शन सी दूरी। दोस्तों, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम स्कूटी है, कार है, तो आपने देखा होगा कि डैशबोर्ड पे जो स्पीडोमीटर होता है जिससे आपकी स्पीड बताता है, कितने किलोमीटर चला है, वो आपको डिजिटल या एनालॉग मीडियम में जो बताता है उसी को हम ओडोमीटर कहते हैं। यह किसी वस्तु के विस्थापन को मापता है और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की तय की गई दूरी को दर्शाता है। यानी ओडोमीटर किसी वाहन के पहिए पर लगा होता है या इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों तरह का मिश्रण हो सकता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि वो पहिए, जितनी बार पहिया घूमेगा वो बताएगा कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी गई, कितना तेल खाया, तो ओडोमीटर उसी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा का स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए लोहा, बी यूरेनियम, सी चांदी, डी प्लैटिनम। सही जवाब ऑप्शन बी यूरेनियम। दोस्तों, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का स्रोत इसलिए है क्योंकि यह परमाणु विखंडन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख ईंधन है। यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। यह दुनिया भर की चट्टानों में पाए जाने वाला एक आम तत्व है। यूरेनियम परमाणुओं को आसानी से अलग किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम का इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है और बिजली पैदा की जाती है।